हाँ बेटा, अगला टॉपिक अपना लवणीय जल अपघटन। लवणीय जल अपघटन। लवणीय जल अपघटन का मतलब हो गया कि यदि किसी मीडियम में आप किसी लवण को, जैसे बोल दो किसी भी लवण द्वारा जल के अणु को उसके H+ व OH- आयनों में तोड़ने की प्रक्रिया को ही लवणीय जल अपघटन कहते हैं। तोड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? लवणीय जल अपघटन। लवणीय जल अपघटन का मतलब होता है कि कोई भी लवण है, उस लवण द्वारा जो जल का अणु है ना, उस जल के अणु को H+ व OH- आयनों में तोड़ने की प्रक्रिया को लवणीय जल अपघटन कहते हैं। अगली बात कि जो लवणीय जल अपघटन है वो होता किसके द्वारा? देखो, लवणीय जल अपघटन जो है वो धनायन, लवण में दो प्रकार के आयन होते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। तो लवणीय जल अपघटन कभी कभी धनायन द्वारा होगा, कभी कभार ऋणायन द्वारा होगा। इसको समझने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आयन विद्युत अपघट्य या बोल दो लवण के दुर्बल भाग से आता है वो ही जल अपघटन करवाता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भी आयन है वो लवण के दुर्बल भाग से आता है वो ही क्या करवाता है? जल अपघटन की क्रिया करवाता। प्रबल भाग से आने वाला कभी भी आयन जल अपघटन की प्रक्रिया नहीं करवाता। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं या फिर आप डायरेक्ट इनके उदाहरणों को ही समझ लो। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 है सॉलिड एसिड सॉलिड बेस प्रकार का लवण। ठीक है, लवण कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सॉलिड एसिड सॉलिड बेस प्रकार का लवण। ठीक है, यानी ऐसा लवण जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना हुआ है, जैसे NaCl। ठीक है, Na2SO4। NaCl जो है वो बना हुआ होता है NaOH और HCl से। तो ये NaOH तो हो गया प्रबल क्षार और HCl हो गया प्रबल अम्ल। तो जिस भी लवण में या बोल दो कि जो भी लवण जो है प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल से मिलकर बना, उसे हम सॉलिड एसिड सॉलिड बेस लवण कहेंगे। और मैंने बोला था कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से आने वाला आयन कभी भी जल अपघटन की प्रक्रिया नहीं करवाता। इसीलिए जो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से मिलकर बने हुए लवण है वो कभी भी जल अपघटन नहीं करवाते, इनके द्वारा जल अपघटन नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इनका जो वीर्य है वो लगभग कैसा रहता? उदासीन। कैसा रहता? उदासीन। तीसरा, इनकी जो pH वो लगभग 7 के बराबर होती है और ये लिटमस पत्र को प्रभावित भी नहीं करते। लिटमस पत्र कैसा रहता? अप्रभावित। यहाँ पर लिटमस पत्र कैसा रहेगा? अप्रभावित। दूसरे प्रकार का लवण है, ठीक है, दूसरे प्रकार का लवण है सॉलिड एसिड वीक बेस। सॉलिड एसिड वीक बेस। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले ले हम NH4Cl। NH4Cl की बात करते हैं। NH4Cl बना हुआ है NH4OH प्लस HCl। ठीक है, NH4OH और HCl। अब NH4OH तो हो गया वीक बेस और HCl हो गया सॉलिड एसिड। ये प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल क्षार है। ठीक है, अब मैंने बोला था जल अपघटन की क्रिया जो ना केवल वो आयन करवाएगा जो दुर्बल से आएगा। किससे आएगा? दुर्बल से। अब ये तो प्रबल है और इस प्रबल अम्ल से क्या आएगा? Cl-, तो ये तो जल अपघटन करवाएगा नहीं Cl-। क्यों? क्योंकि ये तो प्रबल अम्ल से आ रहा, प्रबल से आ रहा। लेकिन NH4OH से क्या आएगा? NH4+। ये NH4+ और Cl- में टूटेगा। तो यहाँ पर NH4+ आ रहा है इससे और NH4OH क्या है? दुर्बल क्षार है। तो हमेशा दुर्बल से आने वाला आयन ही क्या करवाता है? जल अपघटन करवाता है। इसीलिए प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार प्रकार का जो लवण है वो जल अपघटन की क्रिया करेगा, क्योंकि यहाँ पर जल अपघटन कौन करवाएगा? धनायन करवाएगा। इसीलिए प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार प्रकार के लवण के जो जल अपघटन होता है उसको हम धनायनिक जल अपघटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनायनिक जल अपघटन। ठीक है, पहली बात।
दूसरी बात कि यहाँ जो विलयन है वो विलयन कैसा रहेगा, अम्ल प्रबल है, क्षार दुर्बल है, तो विलयन कैसा रहेगा, अम्लीय। कैसा रहेगा, अम्लीय। तीसरी बात यहाँ पर जो पीएच है वो 7 से क्या रहेगी, कम रहेगी। क्या रहेगी, कम। और चौथी बात कि ये जो विलयन है वो क्या करेगा, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। क्या कर देगा, लाल कर देगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार प्रकार का जो लवण है उसमें जल अपघटन कौन करवाता है, धनायन करवाता है। कौन करवाता है, धनायन, इसलिए उसे धनायनिक जल अपघटन कहते हैं। और यहाँ पर अम्ल प्रबल है, क्षार दुर्बल है, तो इसलिए ओवरऑल विलयन कैसा रहेगा, अम्लीय। ठीक है, और अम्लीय विलयन है तो पीएच का मान 7 से क्या रहेगा, कम रहेगा। और ये विलयन क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा। वो है ना ट्रिक, अनील। ठीक है, यानी अम्लीय विलयन क्या करवाता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, अगला अपने पास लवण होता है वो है वीक एसिड सॉलिड बेस। यानी वीक एसिड का मतलब तो हो गया दुर्बल तो अम्ल और प्रबल क्षार, जैसे कि NaCN टूटेगा Na+ और Cn- में, और ये बना होता है NaOH से और HCN से। अब NaOH क्या हो गया, सॉलिड बेस, और HCN क्या हो गया, वीक एसिड। ये वीक एसिड है, ये प्रबल क्षार है, ये दुर्बल अम्ल। तो प्रबल क्षार हो गया NaOH, और NaOH से क्या आ रहा है, Na+, तो Na+ तो जल अपघटन करवाएगा नहीं, क्योंकि ये तो किससे आ रहा है, प्रबल से आ रहा। लेकिन Cn- किससे आ रहा है, HCN से, और HCN क्या, दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल से आने वाला है तो जल अपघटन करवाता है। तो यहाँ पर जल अपघटन क्रिया किसके द्वारा होगी, Cn- जो कि क्या है, ऋणायन है, इसलिए यहाँ पर जल अपघटन की जो प्रक्रिया वो किसके द्वारा होती है, ऋणायन के द्वारा होती है, इसलिए हम इसे ऋणायनिक जल अपघटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणायनिक जल अपघटन। दूसरी बात, यहाँ पर विलयन जो है वो ओवरऑल कैसा रहेगा, क्षारीय, क्योंकि अम्ल तो दुर्बल है, क्षार क्या है, प्रबल, तो विलयन कैसा रहेगा, क्षारीय विलयन रहेगा। और अगर विलयन क्षारीय है तो यहाँ पर पीएच का मान 7 से क्या रहेगा, ज्यादा। क्या रहेगा, ज्यादा। और ये विलयन क्या करेगा, लाल लिटमस को, उल्टा हो जाएगा, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। क्या कर देगा, नीला। ठीक है, समझा गई बात। अगला लवण है अपने पास दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। ठीक है, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, दोनों ही दुर्बल है, वीक एसिड और वीक बेस, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार प्रकार के लवण का उदाहरण हो गया NH4Cn, क्योंकि ये टूटेगा NH4+ और Cn- में, और बना होगा NH4OH प्लस HCN, NH4OH प्लस HCN। NH4OH क्या होता है, दुर्बल क्षार, वीक बेस, और HCN क्या होता है, वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। तो यहाँ NH4+ आ रहा है दुर्बल क्षार से, तो ये जल अपघटन करवाएगा, और HCN Cn- किससे आ रहा है, HCN से, ये भी दुर्बल है तो ये भी जल अपघटन करवाएगा। इसीलिए दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार प्रकार के लवण में जल अपघटन की क्रिया धनायन व ऋणायन दोनों द्वारा होती है ना। दूसरी बात कि यहाँ दोनों ही दुर्बल है, इसलिए ओवरऑल विलयन कैसा रहेगा, उदासीन सा रहेगा। ठीक है, पीएच जो है वो लगभग 7 के क्या रहेगी, बराबर रहेगी। और चौथा पॉइंट, ये लिटमस पत्र को प्रभावित भी नहीं करेगा। लिटमस पत्र जो है वो क्या रहेगा, अप्रभावित रहेगा इस प्रकार के विलयन। ठीक है, तो इस प्रकार अपने को एक तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा लवण जो है वो धनायनिक जल अपघटन करवाएगा, कौन सा ऋणायनिक करवाएगा। ठीक है, या फिर बोल दो कि जल अपघटन है ना सबसे ज्यादा किस लवण के द्वारा होगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अपने पास 4 प्रकार के लवण होंगे, सॉलिड एसिड और सॉलिड बेस, यानी प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। दूसरा है सॉलिड एसिड वीक बेस, तीसरा है वीक एसिड सॉलिड बेस, और चौथा है वीक एसिड है ना, और वीक बेस दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। सॉलिड एसिड सॉलिड बेस कभी भी जल अपघटन नहीं करवाता। ठीक है, और सॉलिड एसिड और वीक बेस में जल अपघटन किसके द्वारा होगा, धनायन है ना। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार वाले में किसके द्वारा होता है जल अपघटन, धनायन।
और दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार वाले में किसके द्वारा होता है? ऋण आयन। किसके द्वारा होता है? ऋण आयन के द्वारा। और यहाँ दोनों के द्वारा होगा, धन आयन भी व ऋण आयन भी। ठीक है। और सबसे ज्यादा जल अपघटन आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा जल अपघटन किस प्रकार के लवण द्वारा होगा, तो जो लवण दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना हुआ होगा ना, उस लवण के द्वारा सबसे ज्यादा जल अपघटन की क्रिया होती है। ठीक है। एक तो हमने क्या किया, प्रत्येक लवण के बारे में पता लगाया कि किस प्रकार के लवण द्वारा जल अपघटन होगा, ठीक है, किसके द्वारा नहीं होगा, और किस लवण में जल अपघटन किस आयन के द्वारा होगा, धन आयन के द्वारा होगा या ऋण आयन के द्वारा होगा। अपने को ये बातें पता चल गई। अब अपन क्या करेंगे, अब अपने को भाई पता है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बने लवण के द्वारा तो कभी भी जल अपघटन नहीं होता। बाकी जो 3 प्रकार के लवण है उनके द्वारा जल अपघटन होता है। तो इसलिए तीनों प्रकार के लवणों के लिए अपने को एक तो पता लगाना है KH का मान, यानी जल अपघटन स्थिरांक का मान, एक जल अपघटन की मात्रा का मान, एक H+ की सांद्रता का मान और एक pH सूत्र। ये तीनों प्रकार के लवणों के लिए अपने को निकालना है। ठीक है। पहले प्रकार का लवण ले लेता हूं मैं, सॉलिड एसिड वीक बेस। सॉलिड एसिड वीक बेस। इधर ले लेते हैं वीक एसिड सॉलिड बेस, वीक एसिड सॉलिड बेस। और इधर ले लेते हैं नंबर 3 वीक एसिड वीक बेस। ठीक है। ये 3 प्रकार के लवण हैं जिनके द्वारा जल अपघटन होता है। सबसे पहले प्रत्येक के लिए KH का मान। ठीक है। सबसे पहला है KH। ठीक है। KH बराबर होता है फॉर्मूला KW/वीक। ठीक है। KH बराबर क्या होता है? KW/वीक। अब यहाँ पर दुर्बल कौन है? क्षार है ना, और क्षार के लिए क्या आता है? Kb। तो बन जाएगा KW/Kb। ठीक है। यहाँ पर KH बराबर वही आएगा KW/वीक। KW/वीक। यहाँ पर बताओ वीक कौन है? ये तो प्रबल क्षार है, दुर्बल तो कौन है? अम्ल है ना, तो अम्ल के लिए क्या आता है? K। इसमें KH बराबर वही KW/वीक। ये दोनों ही दुर्बल है, अम्ल भी दुर्बल है और क्षार भी दुर्बल है, तो अम्ल के लिए तो आता है K और क्षार के लिए क्या आता है? Kb। तो यहाँ हो जाएगा K×Kb। तो KH का सूत्र, KH निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया? KW/वीक, यानी दुर्बल। KW के नीचे दुर्बल का भाग लगा दो। अब यहाँ पर दुर्बल कौन है? क्षार है ना, वीक बेस, तो क्षार के लिए Kb। यहाँ पर दुर्बल कौन है? अम्ल, तो उसके लिए K। यहाँ पर दोनों दुर्बल है तो K और Kb दोनों ही आ जाएंगे। समझ आई बात? तो ये तो हो गया KH। दूसरा है H। दूसरा क्या है? H बराबर फॉर्मूला होता है KW/C। ठीक है। KH/C, सॉरी। ठीक है। H का फॉर्मूला क्या होता है? KH/C। ठीक है। KH/C होता है, तो यहां से KH का मान उठा के यहां रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? KW/Kb×C। ये बन गया। इसमें H का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? √KW/K×C। ठीक है। लेकिन यहां पर H बराबर √KW/K×Kb आएगा, यहां पर C नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार प्रकार के लवणों में जो जल अपघटन की मात्रा है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। यहाँ पर C नहीं आएगा, यहाँ पर K और Kb आएंगे। समझाएगी बात? ठीक है। वैसे H का सूत्र क्या हो गया बताओ? H बराबर होता है रूट, ये मैं शॉर्ट में बताऊं तीनों के सूत्र कैसे ज्ञात किए मैंने, इससे इस वाले पेन से लिख रहा हूं। ये चीज ये है कि H बराबर होता है √KH/C। क्या होता है? KH/C। ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। H निकालने का फॉर्मूला होता है √KH/C। यहाँ पर मैंने KH का मान KW/Kb था रख दिया, यहाँ पर KH का मान KW/K था रख दिया, लेकिन यहाँ पर C नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? KW/K×Kb आएगा। ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट अपने पास H+ की सांद्रता। ठीक है। H+ की सांद्रता अगर आपसे पूछे तो कैसे फॉर्मूला बनेगा इसके लिए? इसका फॉर्मूला होता है KW×C/Kb। KW×C/Kb।
इसका फॉर्मूला होता है H प्लस बराबर KW गुणा K अपॉन C। तो इसका फॉर्मूला होता है H प्लस बराबर KW गुणा K अपॉन KB। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? H प्लस के फॉर्मूले में हमेशा दो मान ऊपर आएंगे और एक मान नीचे। यहाँ पे देखो दो वैल्यू ऊपर आ रही है, एक वैल्यू नीचे, दो वैल्यू ऊपर एक वैल्यू नीचे। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखना दो मान ऊपर आएंगे, एक मान नीचे आएगा। अब KB हमेशा नीचे आएगा और K हमेशा ऊपर आएगा। तो अब यहाँ पर KWC और KB है, तो KB है तो KB नीचे आएगा। KB क्यों आएगा? क्योंकि वो दुर्बल है ना, दुर्बल का आएगा। यहाँ पर दुर्बल कौन है? अम्ल है, तो अम्ल के लिए क्या आएगा? KW तो ऊपर आएगा, तो फिर K हमेशा ऊपर आएगा, तो ऊपर दो मानोगे तो बचा हुआ C नीचे चला जाएगा। अब इसमें KW ऊपर है, अब K ऊपर आएगा और KB कहाँ जाएगा? नीचे। भाई ये ध्यान रखो, कैसे याद करोगे कि दो मान ऊपर एक मान नीचे, और दो मान ऊपर आएंगे ना, उनमें से एक तो KW आएगा। कौन आएगा? KW। अब बचा कौन? एक तो C बचा, एक KB नीचे आएगा और C ऊपर आएगा, क्योंकि KB हमेशा नीचे आता है और K ऊपर। अब K ऊपर चला गया तो फिर C नीचे आ जाएगा, इसमें K ऊपर आएगा और KB नीचे। अगला फोर्थ पॉइंट अपना, और वो है pH निकालने का। ठीक है ना, ये मोस्ट है, ध्यान रखना। ये वाली चीज आप डायरेक्ट याद करके जाओगे, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, pH वाले में से। इसके लिए pH का फॉर्मूला क्या होगा? इसके लिए pH का फॉर्मूला होगा 7 माइनस 1/2 pKb माइनस 1/2 log C। इसके लिए हो जाएगा pH का फॉर्मूला बराबर 7 प्लस 1/2 pK प्लस 1/2 log C। यहाँ log आएगा, pK से नहीं करना। यहाँ हो जाएगा pH बराबर 7 प्लस 1/2 pKa माइनस 1/2 pKb। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले अपने को रट के जाने, याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। छोटा सा हिंट बता देता हूँ कैसे याद करेंगे। देखो KB के आगे आएगा माइनस, KB के आगे माइनस आएगा, और KA के आगे क्या आएगा? PKB के आगे माइनस आएगा और PKA के आगे क्या आएगा? प्लस आएगा। अब यहाँ पर जल अपघटन की प्रक्रिया किसके द्वारा हो रही? क्षार के द्वारा हो रही है ना, क्षार के द्वारा। दुर्बल क्षार ही तो है, तो क्षार के द्वारा हो रही है, तो क्षार में क्या आएगा? KB। इसलिए फॉर्मूला बन गया 7 माइनस 1/2 pKb, और इसमें भी माइनस आएगा 1/2 log C। अब यहाँ पर जल अपघटन अम्ल के द्वारा, तो अम्ल में pK आएगा, तो फिर प्लस आता है pK के साथ, तो 7 प्लस 1/2 pK, फिर यहाँ भी प्लस 1/2 log C। अब यहाँ 7 प्लस pK के आगे तो क्या आएगा? प्लस, और pKb के आगे क्या आएगा? माइनस। इस प्रकार से अपने को, है ना, तीन चीजें याद रखनी। एक तो ये KH होता है जल अपघटन स्थिरांक, जल अपघटन स्थिरांक। H क्या होता है? जल अपघटन की मात्रा, जल अपघटन की मात्रा, और ये हो गई pH। ये कोई इतने खास नहीं है ना, ठीक है, फिर भी एक बार याद कर लेना। ठीक है, बाकी ये वाला जो तीनों फॉर्मूले लिखे मैंने नीचे वाले, ये हमेशा याद रखने हैं अपने को। ठीक है, थैंक यू।